नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर पे मैं प्रियांशा लाजस आपका स्वागत करती हूँ। आज है हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संध्या दुबे, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे हमारी सेहत के लिए क्या कुछ अच्छा है। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बदलता मौसम है और इस मौसम में लोगों को कई तरह की मुसीबतें, बीमारियों में घिरा हुआ देखा जाता है, जैसे अचानक से धूप का आ जाना, अचानक से बारिश का आना, किस तरह से ये हमारी सेहत को प्रभाव करता है? अ, देखिए ऐसा है कि जो बदलता मौसम है वो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। जैसे पहले होता था कि गर्मी के दिन में गर्मी, बारिश में बारिश, ठंड के दिन में ठंड। अभी ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी में भी बारिश हो जाती है, ठंड में भी बारिश हो जाती है। तो इसके कारण ये होता है कि जैसे ही पानी जमा होता है तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं और सबसे ज़्यादा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट है वो है बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस। इससे क्या है, पेशेंट को अचानक पेट में दर्द होना, लूज़ मोशंस होना, वोमिटिंग होना, फीवर आना, ये सब हो सकता है। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वायरल फीवर हो सकता है, दूसरा वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, और जस्ट बारिश के बाद जो पानी जमा होता है उसमें अपन ने देखा होगा कि जो अगस्त सितंबर के महीने में काफ़ी डेंगू अपने शहर में काफ़ी कुछ है, क्योंकि जो डेंगू के जो वायरस रहते हैं वो तेज़ी से जो है वो बदलते मौसम और बारिश के जमा पानी, जो ठहरा हुआ पानी है, उसमें काफ़ी पनपते हैं। तो जो है, और जैसे अचानक गर्मी हो गई, तेज़ धूप निकल गया, तो जो व्यक्ति रहता है वो कई बार जो है ना, वो अत्यधिक गर्मी, क्योंकि अपने यहाँ पता है कि अपने यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, करीब 42 से 45 ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो कई बार हीट स्ट्रोक, मतलब तेज लू, गर्मी के कारण लू का लगना, जिससे काफ़ी शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार आना, उल्टी होना, अचानक थकान लगना, ये सारी समस्याएं हो सकती है। ऐसा होता है कि लोग ऑफिस में काम करते हैं, एसी रहता है, एसी से सडन वो बाहर के टेम्परेचर में जाते हैं, तो ऐसे में उनको एलर्जी, कोल्ड, सर्दी, ये सब हो सकती है। तो जो है प्रिकॉशन ये रखें कि भाई एकदम एसी को बहुत ज़्यादा कूल ना रखें, एक नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 26-27 पे रखें। तो उसके बाद क्या है, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। कई बार अपन एक्सेसिव कूलिंग कर लेते हैं और सडनली धूप में जाते हैं तो फिर बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है। तो ये सारा प्रिकॉशन लें। बारिश का समय है और बारिश में देखा जाता है कि लोग भीग जाते हैं अक्सर। किस तरह की बीमारियां इसमें होने के चांसेस हो जाती है? देखिए, बारिश में यदि भीगते हैं लोग तो फिर यूजुअली उनको जो है कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कई बार बारिश के पानी के कारण जो है, यदि गंदा पानी आता है, और गंदा पानी कई बार जो है वो, यदि वो यूज़ कर लेते हैं, यदि वो प्रॉपर पानी को या तो फ़िल्टर का पानी यूज़ नहीं करते या फिर जो है वो नल का पानी यूज़ करते हैं। कई बार नल का पानी जो रहता है वो उतना क्लीन नहीं रहता, बैक्टीरिया, वायरस उसमें आ जाते हैं, तो उसके कारण उन्हें जो है ना समस्याएं आ सकती, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया कि उससे गैस्ट्रोएंटराइटिस और फीवर, इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो इन बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं जो शुरुआती में, जिससे लोग इससे पहले ही इसे प्रिकॉशन लें और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। मतलब अपनी हेल्थ को जो है वो काफ़ी मतलब संतुलित भोजन करें और अपनी हेल्थ को बैलेंस्ड रखें, अपना वेट नॉर्मल रखें और प्रॉपर स्लीप लें। प्रतिदिन मतलब किसी न किसी तरह का एक्सरसाइज करें, मतलब जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। और मैं तो कहती हूँ कि बारिश के मौसम में वो जो बाहर का खाना है, जैसे होटलिंग है और ठेले का खाना है, वो जितना हो सके अवॉइड करें। आजकल देखा गया है कि अधिकतर लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और खा लेते हैं। तो इस मौसम में जो है, जो भी बाहर का खाना रहता है वो उतनी हाइजीनिक वे में नहीं बनता है, तो इससे कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जी। तो वो इन सब बातों का ध्यान रखें और इनसे ये बच सकते हैं। जी।
आपने कहा है कि जैसे खाने की अगर बात करें या इन दिनों में देखा जाता है कि लोगों की लाइफ़स्टाइल बहुत ही बदल गई है। पहले अगर हम पुराने ज़माने की बात करें और अब की बात करें तो लाइफ़स्टाइल में बहुत फ़र्क आया है। इससे हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान होता है? देखिए, अभी कुछ सालों से लाइफ़स्टाइल डेफ़िनेटली काफ़ी कुछ चेंज हुई है। लोगों की लाइफ़ सेडेंटरी हो गई है, मतलब लोग आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब से मोबाइल आया है तब से लोग इम्मोबाइल हो गए हैं। इम्मोबाइल होने के कारण जो वो किसी भी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देते, प्रॉपर डाइट में ध्यान नहीं देते, क्योंकि आजकल भाग-दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। तो उनको जो भी मिला वो खा लिया, ऑर्डर दे दिया। आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो मेनली जंक फूड यूज़ करते हैं, और जंक फूड के कारण जंक फूड में हो सकता है कुछ केमिकल्स हों, तो वो जो है अत्यधिक जंक फूड में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, जैसे चीज़ मिलाते हैं। तो उसके कारण जो है ना, कई बार मोटापा मोटापा आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा घेर रहा है, और वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, लंबे समय तक वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। और आजकल जो है, जब से कोरोना हुआ उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम के कारण लोग मतलब अधिक आलसी हो गए। एक रिपोर्ट में ये भी आई थी कि इंडिया में जो है ना, सबसे ज़्यादा लोग आलसी पाए गए हैं। करीब 50% लोग जो है ना, वो आलसी पाए गए हैं। तो लाइफ स्टाइल को सुधारना, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कोरोना का ज़िक्र किया है तो मैं इससे एक सवाल करना चाहूँगी। माना जा रहा है और सुना जा रहा है ऐसा कि कोरोना होने के बाद से लोगों का जो प्रतिरोध जो इम्यून सिस्टम कहते हैं जिसे, वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। क्या ये किस हद तक सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो कोरोना वायरस थे, उन्होंने शरीर के जो है, जब भी अटैक किया था, जिसको भी अटैक किया था, वो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट 3 से 5 सालों तक कर रहा है, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। जैसे कोरोना वायरस जो रहता है, वो एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिसके कारण जो है ना, खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और जो अपने मल्टीपल ऑर्गेन्स हैं उनके ब्लड वेसल्स में वो जमा हो जाता है। तो कोई भी ब्लड वेसल्स में यदि क्लॉट बनता है, तो वो सडनली जो है उसके मसल्स डैमेज, जैसे कार्डियक मसल डैमेज हो गई, या लंग्स में एक छोटा मोटा इन्फेक्शन आ गया, और इसके कारण जो ब्लड गाढ़ा होता है उसके कारण बोन मैरो में भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसके कारण जो है ना, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो पहले जैसा था, ये ऐसा सब में नहीं हुआ है। कई लोग फुल्ली रिकवर हो गए हैं, कई लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में 3 से 5 साल तक प्रॉब्लम आ सकती है। मैम, ऐसा देखा जाता है कि इन दिनों काफ़ी कम उम्र में, चाहे वो युवा कहो या बच्चे कहो, शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो लाइफ स्टाइल है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स जो है ना, वो बचपन से, छोटा बच्चा जब रहता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल जब वो देखता है तो वो खाना खाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि बचपन से बच्चे को मोबाइल की आदत ना लगाएं। धीरे धीरे वो मोबाइल का आदी हो जाता है, और वो बाहर खेलना कूदना सब कुछ बंद कर देता है। उसके बाद जो है, आजकल जो बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। दूसरा, आजकल जो है वो जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और एक्सरसाइज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता, तो अधिकतर यंग लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, फिज़िकल इनएक्टिविटी का शिकार हो रहे हैं। तो इसके कारण मोटापा बढ़ता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी और जंक फूड, ये सब मिला के जो है ना, उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड के प्रॉब्लम, ये सब देखे जा रहे हैं। और जब भी उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है, तो कार्डियक मसल्स कभी भी डैमेज हो सकती है, कभी भी उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं। तो और लीवर में फैट जमा हो जाता है। तो आजकल जो यंग बच्चे हैं, वो जो चीज़ पहले 55 60 के आसपास होती थी, वो अभी 30 के आसपास या 30 के बिलो भी देखा जा रहा है।
युवाओं की बात करें मैम तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं और लोग समय भी नहीं मिलता और हंसते खेलते इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, केवल उसकी वजह होती है हार्ट अटैक। तो इसे कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं? यंग पर्सन में हार्ट अटैक अभी अभी आपने सुना होगा कि जिम में एक्सरसाइज करते करते कुछ यंग पर्सन सडनली उनकी डेथ हो जाती है। और कभी कोई दौड़ रहा है या खेल रहा है कोई बच्चा, मतलब 19 20 22 साल का, तो मैं तो कहूँगी कि हो सकता है कि उनमें कुछ कार्डियक एरिथमिया जो बोलते हैं, कई बार वो जेनेटिक होता है। तो कई बार हम उसको पकड़ नहीं पाते, जब वो एकदम हैवी एक्सरसाइज या विग्रस एक्सरसाइज करता है तो सडनली उसकी हार्ट की एक्टिविटी चेंज हो जाती है और उससे कई बार हार्ट जो है ना वो स्टॉप होने का खतरा रहता है। और हार्ट अटैक का तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। एक्सरसाइज भी करते हैं तो एकदम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या है, मसल्स पूरी हार्ट की मसल्स जो है ना वो एरिथमिक हो जाती है। एरिथमिया के कारण वो सडन स्टॉप भी हो जाती है। हार्ट अटैक का ये कारण है कि मैंने जो बताया कि बच्चों में, यंग पर्सन में जो डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी हो जा रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके कारण जो है वो आर्टरीज़ जो रहती है, जो खून की नलियाँ, वो काफ़ी थिक होने लगती है, उसमें काफ़ी कंस्ट्रिक्शन, मतलब वो नैरो होने लगती है। और उसमें कभी भी कोई भी हैवी एक्टिविटीज़ करो तो सडनली जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट होके उसमें जो है, यदि छोटा मोटा कुछ क्लॉट हो तो वो सडनली उसको स्टॉप कर सकता है हार्ट को। तो इसके लिए प्रिकॉशन यही है कि आप जो है वो शुरू से अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान दें, अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको प्रॉपर रखें, अपनी डाइट में प्रॉपर। आजकल बच्चे क्या है कि टोटली कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, यदि वो डाइट पे रहते हैं, बोलते हैं हमको सिर्फ प्रोटीन लेना है, तो ये भी सही नहीं है। यदि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, तो यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलाई और ये सारे रहते हैं तो वो नहीं होंगे, और हमारा जो गट है वो हमारे हेल्थ को डिसाइड करता है। तो जब भी अपना गट खराब होता है तो अपना सारी चीज़ों का, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट भी एक सही मात्रा में लेना है, प्रोटीन भी एक सही मात्रा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन खा के हम जिंदा रह रहे हैं। और एक फ़ैट भी सही मात्रा में लेना है, क्योंकि फ़ैट से हमारे बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं। यदि वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो फीमेल में आजकल देखा गया है कि वो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनते, तो उनमें एमिनो, मतलब काफ़ी डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अपनी लाइफस्टाइल, अपना डाइट, अपने एक्सरसाइज, अपनी स्लीप, मोबाइल से थोड़ा एब्सटिनेंस रखें, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा मोबाइल चलाएं। ऐसा नहीं कि वो रील्स देखते देखते रात को 2 बजा लें, उसके बाद वो सो रहे हैं, 10 11 बजे उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि ठीक करना पड़ेगा। एक वजह और हो सकती है क्या मैम, जैसे जो नशा है, ये एक अहम वजह बताई भी जा रही है। स्टडीज़ में ऐसा कहा जाता है नशे के भी चलते जो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे हम कैंसर की भी बात करें तो युवाओं में ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नशा इसका एक मुख्य कारण है। देखिए, नशा तो मैं बोलूँगी कि सारे नशे, चाहे लोग बोलते हैं कि अल्कोहल बहुत थोड़ी मात्रा में वाइन लेने बेनिफिशियल है, बट मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अल्कोहल मीन्स नो अल्कोहल, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। स्मोकिंग करते हैं लोग, और दूसरा तरह तरह के और भी नशे करते हैं। जैसे मैंने देखा है मैक्सिमम जो ड्राइवर होते हैं वो दुनिया भर का वो गांजा, भांग और सारी तरह के नशाएं करते हैं। तो उनको जब भी वो आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई रहता है। तो जो अल्कोहल रहता है वो एकदम हाई कैलोरी बॉडी को दे देता है, उससे जो है हम खाना ठीक से खा नहीं पाते। जितने भी लोग नशा करते हैं उनकी आर्टरीज़ में डैमेज होता है, लंग्स में डैमेज हो जाता है, कैंसर की संभावना हो जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सब कुछ होता है, अल्सर हो जाता है, सारी प्रॉब्लम आती है। तो नशा तो मैं बोलूँगी कि वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमारे जो शहर में या हमारे छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि
काफ़ी जो है वो मैक्सिमम परसेंट जो है वो मैं क्या कहना चाहूँगी कि 60-70% लोग या तो अल्कोहल या स्मोकिंग या और भी किसी दूसरे तरह के नशे की आदी हैं। बात अगर महिलाओं की करें तो आपने सुना होगा कि हाल ही में अभिनेत्री हिना खान को ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है और ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन पाया जा रहा है ब्रेस्ट का कैंसर होना। इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर जो है ना उसकी तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक। यदि मदर को या फिर ग्रैंड मदर को हुआ हो तो फिर वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में फीमेल को आफ्टर 25 कॉशियस रहना चाहिए कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहे ब्रेस्ट का, और ईयरली वो जो है वो चेकअप जो होता है मेमोग्राफी सोनोमेमोग्राफी वो कराते रहे। और मुझे तो लगता है कि आजकल कैंसर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी जो एडल्ट्रेशन हो रहा है खाने पीने की चीज़ों में, फूड में, और दूसरा जो एयर पॉल्यूशन है, ये मैं कहती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट कॉज है कि कैंसर सडनली बढ़ रहा है। तो जो है इसको प्रिवेंशन करने के लिए देखा जाए तो अब फूड का तो कुछ कर नहीं सकते, बट मैं ये कहूँगी कि जितना हो सकता है वो प्रिकॉशन ले, और कलर्ड फूड और पैक्ड फूड और जो बाज़ार में जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं वो ना खाएं। बात अगर दवाइयों की करें तो ऐसा देखा जाता है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है, चाहे हमें सर्दी हो खांसी हो, हम जाते हैं और केमिस्ट से दवाई खरीद कर खा लेते हैं। ये घातक साबित होती है? ये बहुत ही घातक है, क्योंकि पेशेंट सोचता है कौन डॉक्टर के पास जाए, कौन लाइन लगाए, कौन डॉक्टर को दिखाए, उससे अच्छा हम केमिस्ट के पास जाते हैं। ये अपने इंडिया में ऐसा है कि केमिस्ट जो बोलता है वो उसकी दवाई अपने मन से दे देते हैं। जैसे बाय चांस किसी पेशेंट ने बोला कि भाई मुझे पेन सिर दर्द हो रहा है, तो उनने निकाल के या तो डाइक्लोफेनेक दे दिया या डिस्प्रिन दे दिया, और वो कई बार उनको उससे अच्छा लगता है तो वो लंबे समय तक खाते रहते हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसे ये बहुत लंबे समय तक यदि अपन पेन किलर खा रहे हैं तो कई बार हमें हमारी किडनी ख़राब हो सकती है, अल्सर बन सकता है, और कई बार वो कोई भी एंटीबायोटिक देते तो एंटीबायोटिक जो है उससे कई बार सेंसिटिविटी हो जाती है, रिएक्शंस हो जाते हैं। कई बार वो जो है स्टेरॉयड भी दे देते हैं कि भाई जॉइंट पेन है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेरॉयड खाने से बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन होने लगता है, बोन्स पूरे वीक होने लगते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से दवाई ना ले, केमिस्ट के पास जाके। और सारे केमिस्ट को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को दवाई ना दे। ये अपने इंडिया में ही कॉमन है, बाकी देशों में ऐसे दवाई नहीं दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि वो डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करें। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जो भारत में पाई जाती है और हर एक 10वें व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है? भारत की बात करें तो अभी तो मैं ये बताऊंगी कि हमारा देश जो है ना वो डायबिटिक कैपिटल है, क्योंकि हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ है, हर चौथे आदमी को हाइपरटेंशन है, हर पांचवें छठवें आदमी को जो है ना थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर भी काफ़ी कॉमन है, और टीबी और तरह तरह के जो इन्फेक्शन है वो भी हमारे इंडिया में, क्योंकि सफाई नहीं रखी जाती है, गंदगी है, गरीबी है, तो वो एक डाइट नहीं ले पाते हैं जिससे बॉडी अच्छी स्ट्रांग रहे। तो टीबी का इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है। टीबी की अगर बात करें तो क्या इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं? और ये पहले माना जाता है कि इसका इलाज नहीं था, लेकिन अब इसका संभव है इलाज होना। इसकी शुरुआती क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आए तो उसको जाके डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए, अपने बलगम की जांच करानी चाहिए, और लगे तो एक्सरे भी कराना चाहिए। टीबी का शुरुआती है कि अचानक जो है उसे भूख नहीं लगती है, शरीर का वजन कम होने लगता है, खांसी आने लगती है, थकान लगने लगती है। कई बार जो है वो खांसते खांसते कफ में जो है वो ब्लड भी आने लगता है।
तो इस तरह के लक्षण हो तो वह तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर संध्या दुबे, एमडी मेडिसिन, सीनियर फिजिशियन, जिनसे हमने जाना कि किस तरह हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर हम कैसे बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरामैन धनेश्वर के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, डीएन न्यूज़ प्लस, रायपुर।